अस्सलामुअलैकुम। एचडी ग्लोबल सीरीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। तहसीलदार के पेपर में 100 मार्क्स का लॉस का जो पेपर एमसीक्यूज बेस्ड शामिल हुआ है, उसमें दो माइनर एक्ट्स के साथ साथ एक मेजर एक्ट जो कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, उसको ऐड किया गया है, जो कि 15 चैप्टर्स एंड 184 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। नो डाउट कि इस ऐसे वाइड सब्जेक्ट को, एक मेजर एक्ट को जो है इन अ वेरी लिमिटेड टाइम उसको कंबाइन करना, उसको डिस्कस करना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट हम लोग आज की इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि इन अ वेरी लिमिटेड एंड शॉर्ट टाइम हम इस सब्जेक्ट को इस तरह कम्प्रीहेंसिवली विद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इसको कवर करें कि इसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs जो कि एग्जामिनर इस सब्जेक्ट से स्पेसिफिकली विदड्रॉ कर सकता है, हम उनको लर्न करें। तो मज़ीद इस पे सेक्शन वाइज एंड चैप्टर वाइज बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नो डाउट जब हम सिलेबस को देखते हैं इसकी तहसीलदार के पेपर के लिए, तो उसमें लॉ का जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है वहाँ उसको कहा गया है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 बोथ आर सेम थिंग्स। माइट पॉसिबल के जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए जो है ये इसको MCQs में भी रखे और स्टूडेंट्स जो है परेशान हो जाएं, जी हमने तो ये वेस्ट पाकिस्तान ये कहाँ से आ गया, हमने तो पंजाब वाले को पढ़ा है। तो बोथ आर सेम थिंग्स। फ़र्क सिर्फ इतना ये है क्योंकि ये एक्ट उस वक्त बना फॉल ऑफ ढाका से पहले जो है ये जो एक्ट है ये बना था, तो इस वजह से इसका नाम जो है वेस्ट पाकिस्तान रखा गया। और सेकेंडली इसमें जो कंफ्यूज करने वाली एक बात है और समझने वाली जो बात है वो यहाँ पे एक्सटेंट पे आती है कि अगर लेट सपोज एग्जामिनर अगर पूछता है एक्सटेंट क्या है, एक्सटेंट मीन कि इसकी जो इन्फोर्समेंट है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या कितने एरिए को ये कवर करता है, इसकी स्कोप क्या है। अगर इसकी बात करें, वेस्ट पाकिस्तान का क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्कोप क्या है, इसकी एक्सटेंट क्या है, तो यहाँ पे इसका स्कोप है पाकिस्तान, ठीक है। और अगर आ जाता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का, तो इसके लिए हम लोगों के पास होगा पंजाब को हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि ये जो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये तभी तमाम जो प्रोविंसेस हैं उनको, जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, इन सब को कवर करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे तो वहाँ पे पहले KP एंड देन लैंड रेवेन्यू आ जाएगा। बलूचिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पे पहले B आ जाएगा एंड देन लैंड रेवेन्यू एक्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात कर रहे हैं और इसकी एक्सटेंट के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए हम पंजाब को करेंगे टिक। ऑन दी अदर हैंड अगर एग्जामिनर जो है ये वर्ड यूज़ करता है वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर जो है हम इसको मार्क करेंगे। उसके साथ ही ये कि हमारा MCQs इसके साथ ही कवर हो जाता है कि ये एक्ट 17 था ऑफ 1967। 1967 में बिकॉज देयर वर ए लॉट ऑफ एक्ट्स जो पास हुए, तो उनमें इसका नंबर्स अगर पूछा जाए तो वो हमारे पास 17 है। एंड देन क्या है कि इसकी जब हम बात करते हैं कि ये एक्ट किस डेट को बना, लाइक डिफरेंस अगर हम देखें कि किस डेट को बना और किस डेट को इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई, इसकी जो कमेंसमेंट हुई, वो दोनों वेरी करती हैं, ठीक है। इट वाज दी 18 दिसंबर 1967 जब ये एक्ट जो है ये पास हुआ, राइट। और 1 जनवरी 1968 डेट है जिस वक्त ये जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको यू कैन से कि इसका जो फंक्शन था इसको फंक्शनल किया गया। तो ये वाली जो दोनों डेट्स हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 18 दिसंबर है जब ये जिस वक्त ये एक्ट जो है ये पास हुआ, जब ये बना। एंड 1 जनवरी क्या है कि जिस वक्त इसको फंक्शनल किया गया, ये हमारे पास इसकी क्या है, फंक्शनल डेट। और इस वीडियो को आप लोगों ने ना सिर्फ ध्यान से देखना है बल्कि उससे भी ज़्यादा जो ख़ास बात है आपने इसको ध्यान से सुनना है।
बिकॉज़ आज हम लोग अपनी बसारत एंड समात दोनों सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने इस सब्जेक्ट को जो है इन अ वेरी ब्रीफ एंड लिमिटेड टाइम जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। बिकॉज़ यू नो कि जो एग्जामिनर होता है वो किसी भी सब्जेक्ट पे जब पर्टिकुलरली बात कर रहा होता है तो उसमें से 8-10 ऐसे एमसीक्यूज़ वो दे देता है कि जो जनरली उससे रेलिवेंट बात कर रहे होते हैं इन अ जनरल वे। तो इसलिए बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो मैं कहूँगी, जो आपको बताऊँगी, लेकिन मैं आपको लिख के वो ना तो लिखा हुआ दिखा रही होंगी और ना ही लिख के बता रही होंगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों ने जो है ना अपनी लिसनिंग एंड अपनी जो सुनने और देखने दोनों जो सलाहतें हैं हमने उनको आज की इस वीडियो में भरपूर जो है उसको इस्तेमाल करना है। इस एक्ट को अगर हम कुज़े में बंद करें कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, तो पर्पस क्या है कि रेवेन्यू क्रिएट करना, रेवेन्यू जनरेट करना फॉर प्रोविंस। रेवेन्यू जनरेट करना तो क्वेश्चन पैदा होता है कि वो तो FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इनकम जो है वो जनरेट करता है स्टेट के लिए। तो इस सिलसिले में क्या है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो फेडरल लेवल पे जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसका काम क्या है, जिसको ब्रीफली हम कहेंगे BOR, इसका काम क्या है कि एक्सक्लूसिवली जो है हमारे पास लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ज़रिए से प्रोविंस के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। कैसे करेगा, किसके ज़रिए से करेगा, तो इस सिलसिले में क्या करती है हमारा प्रोविंस, क्या करता है कि प्रोविंस जो है उसको हम डिवाइड करेंगे, हम नहीं बल्कि ये एक्ट जो है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो प्रोविंस है इन ऑर्डर टू फुलफिल द पर्पस ऑफ दिस लैंड रेवेन्यू एक्ट, प्रोविंस को टेरिटोरियली अगर डिवाइड किया जाएगा तो फर्स्टली क्या है कि इसको डिवीजन्स में डिवाइड किया जाएगा। डिवीजन्स को फर्दर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो है डिवाइड किया जाएगा। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट को क्या है फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको क्या है कि हमारे पास सब डिवीजन्स आती हैं, सब डिवीजन्स में जो डिस्ट्रिक्ट है और इसी तरह जो सब डिवीज़न होगी, सब डिवीज़न को फर्दर क्या है तहसील में डिवाइड किया जाएगा। और ये कि सब डिवीज़न में एक तहसील भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसी तरह कि कौन इनके थ्रू जो है वो रेवेन्यू उसको जनरेट किया जाएगा। तो उस सिलसिले में हमारे पास जो आ जाती हैं क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स थ्रू दिस एक्ट, तो उसमें हमारे पास 6 क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास कमिश्नर है, सॉरी कमिश्नर से पहले क्या हमारे पास आएंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो पूरे प्रोविंस को जो है जो कंट्रोल कर रहा होगा और बाकी जितने भी जो ऑफिसर्स होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो इसके अंडर होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कमिश्नर, कमिश्नर के बाद क्या होगा कलेक्टर, और कलेक्टर के बाद क्या है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम जो तहसीलदार जिसकी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका तो जिक्र ही नहीं है। तो वो ये है कि वो इन ऑफिसर्स की लिस्ट में नहीं आता है। तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार एक यू कैन से कि चीफ ऑफिसर होता है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एट तहसील लेवल पे जो है उसका चीफ ऑफिसर होता है, जो जिसको सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट जो है उसको डील करता है, ठीक है। और ये जो तहसीलदार है ये एक्स ऑफिशियो तो असिस्टेंट कलेक्टर जो है ये नहीं होता, लेकिन क्या है कि ये तहसील लेवल पे जब काम कर रहा होता है तो ये असिस्टेंट कलेक्टर की ही जो ड्यूटीज़ होती हैं जो पॉसिबल है कि इसको जो है किन्फर कर दी जाएं या इस एक्ट के थ्रू इसको जो ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो इनको परफॉर्म करता है। जब इस अगर जैसे जो तहसीलदार है वो अगर तहसील लेवल पे उसका चीफ ऑफिसर है, तो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो हमारे पास आ जाता है प्रोविंस लेवल पे। लाइक हाईएस्ट अथॉरिटी जो इस एक्ट के अंडर है, एक्ट के तहत है, वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि प्रोविंस लेवल पे पूरे प्रोविंस को कंट्रोल करता है। उसके अंडर हमारे पास आ जाता है कमिश्नर, कमिश्नर के अंडर क्या आ जाता है कलेक्टर,
कलेक्टर जो है वो डायरेक्टली होता है कमिश्नर के अंडर, और इनडायरेक्टली ये जो सब्जेक्ट यू कैन से के सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की होता है। और इसी तरह असिस्टेंट कलेक्टर एंड असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, ये तमाम जो हैं वो अपने कलेक्टर एंड कलेक्टर कमिश्नर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर होता है। जब हम बात करें कि ये लाइक किस लेवल पे अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, तो यही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है प्रोविंस लेवल पे है, हमारा कमिश्नर जो है वो डिवीज़न लेवल पे, जो गवर्नमेंट है हर डिवीज़न में क्या है कि एक कमिश्नर को अपॉइंट करती है। इसी तरह जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और जो असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कलेक्टर हैं ये डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं। इनको क्या होता है कि किसी भी सब डिवीज़न की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको दी जाती है, लेकिन क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जितने चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कलेक्टर्स जो हैं उनको अपॉइंट कर सकती है। इसी तरह जब हम इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की बात करते हैं तो वो भी ऑब्वियसली प्रोविंस लेवल पे क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को वो डायरेक्ट करेगी कि दीज आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दीज आर दी फंक्शंस और ड्यूटीज़ लाइक जो उसको परफॉर्म करने हैं। एंड देन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कमिश्नर को देगा, कमिश्नर देन कलेक्टर को, और इसी तरह ये एक हायरार्की जो है जिस तरह जैसे जैसे जिसके सबऑर्डिनेट होंगे, जिसके अंडर होंगे, वही अथॉरिटी जो है वो इनको आगे जो काम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देगी। और यही हायरार्की हम फर्दर जो जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, उनको लर्न करेंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे ऐसे ही जो अपील है एक के डिसीजन के अगेंस्ट जो हम या ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील किस अथॉरिटी को दे सकते हैं, तो वो भी इसी जो ऐसी ही जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम होता है। तो एक तरह से जो है हमारे ये फर्स्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हैं, तो हमने इनको प्रॉपरली स्टडी कर लिया है। इसमें जस्ट हमारे पास सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 जो कि डेफिनेशंस को डील करता है। आपको पता है कि डेफिनेशन जो है वो किसी भी जो सब्जेक्ट है वो उसके लिए बैकबोन की हैसियत रखती हैं। तो हम डेफिनेशंस को सेक्शन 4 को ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि अंडर व्हाट सेक्शन जो डेफिनेशंस हैं वो उनको रीड किया जाता है, तो वो सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 4। और इन डेफिनेशंस को हम इंशाल्लाह जो है फर्दर इन डिटेल बात करते हैं। और तो ये एक तरह से हमारे फर्स्ट जो 4 चैप्टर्स हैं उनमें से जितने भी MCQs बन सकते हैं लाइक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लेके या ऑफिसर्स की हायरार्की को लेके या जो प्रोविंस को जिस तरह टेरिटोरियल डिवाइड किया जाता है उनको लेके जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑलमोस्ट हमने उन सबको इस टॉपिक में कवर कर लिया है। डेफिनेशन क्लास की तरफ जाने से पहले एक दो चीज़ें जो कि क्लासेस ऑफ ऑफिसर से ही रेलिवेंट है। एक तो ये कि जो रूल्स मेकिंग है लाइक ये जो हमारा लैंड है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके पर्पस को पूरा करने के लिए जो रूल्स मेकिंग है वो कौन करेगा, वो करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इससे रेलिवेंट जो है वो रूल्स बनाएगा। एंड देन क्या कि हमने पढ़ा कि जो कलेक्टर है वो एक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, एंड असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट कलेक्टर जो होते हैं वो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की, जो कि हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाके इन डिटेल पढ़ेंगे, तो जब ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात आती है तो उस सूरत में जो कलेक्टर है वो असिस्टेंट जो कमिश्नर है वो एक असिस्टेंट कमिश्नर से दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर को वो ट्रांसफ़र केस नहीं कर सकता। लाइक ये उसकी आल दो के असिस्टेंट कमिश्नर उसका सबऑर्डिनेट है, लेकिन वो जो ट्रांसफ़र ऑफ केस है वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है कि एक तो ये ऑफिसर्स हैं कि जो अंडर दिस लॉ जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगा। क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस लेट्स सपोज सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज हो जाते हैं कि जिसमें जो गवर्नमेंट है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कंसीडर करता है कि कुछ पर्सन्स जो हैं उनको भी ये पावर्स जो हैं वो कन्फर होनी चाहिए। तो इस सूरत में क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो कमिश्नर एंड कलेक्टर जो है इन दोनों की जो पावर्स हैं वो किसी भी दूसरे पर्सन को, आल दो कि वो जो पर्सन है वो ऑफिसर अंडर दिस लॉ ना हो, अंडर दिस एक्ट ना हो,
वो उसको वो पावर्स जो है वो कन्फर कर सकती है। और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सिर्फ असिस्टेंट कलेक्टर की जो पावर्स हैं वो किसी पर्सन को असाइन कर सकता है, राइट। एंड डेफिनेशन क्लॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए बैकबोन की हैसियत रखती हैं। और देर आर अलॉट ऑफ चांसेस कि इनमें से एटलीस्ट 3 to 4 जो MCQs हैं वो कवर हों आपके पेपर के हवाले से। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारा एग्रीकल्चरल ईयर क्या है, क्या एग्रीकल्चर ईयर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि ये जो लैंड है ये एक्सक्लूसिवली डील करता है विद एग्रीकल्चरल लैंड। तो वो उसका ईयर कौन सा, किस डेट को वो ईयर स्टार्ट होगा, तो वो डेट है हमारे पास 1st day of जुलाई जो है वो कंसीडर की जाएगी। सेकंड क्या है कि एरर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब एरर्स क्या, इसका मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। एक बात जो है आपने जहन में रखनी है कि हर सब्जेक्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं कि जो स्पेसिफिकली उससे रेलिवेंट होती हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में एक वर्ड यूज़ किया था, टर्म यूज़ की कमेंसमेंट। अब आम ज़बान में बात की जाए तो जैसे हम कहते हैं कि इन्फोर्स कब होगा, वो ऑपरेशनल कब होगा, उसके लिए वो उसके सिनोनिम्स में आता है। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक लॉ से रेलिवेंट बात हो रही है और आपका लॉ का ही पेपर है, तो जो एग्जामिनर है वो इन्हीं टर्म्स को यूटिलाइज़ करेगा पेपर में। तो इस वजह से हमें इन स्पेसिफिकली क्या है कि पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक वर्ड जो है उसका मीनिंग हमारे सामने क्या है। तो इस तरह जब हम एरर्स की बात करते हैं और एरर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या है कि विच रिमेन्स अनपेड, ऐसा जो कि अभी अदा नहीं हुआ, जो वाजिबुल पे है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज़ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे हमने पढ़ा कि एक प्रोविंस की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है अंडर दिस एक्ट, तो वो ऐसा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि इस्टेब्लिश्ड हो अंडर वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। ये आपने जो डेट हैं इनको जो स्टार्ट में मैंने आपको जो एक्ट पास होने की डेट बताई थी और इसी तरह इसकी जो इन्फोर्समेंट की, जो कमेंसमेंट की जो डेट बताई थी, उनको भी आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट पे बात की कि वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट और इन दोनों में पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड ऑफ BOR है वो वेस्ट पाकिस्तान BOR एक्ट 1957 के अंडर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। देन हमारे पास आ जाता है बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क क्या है कि इरेक्शन टू डेजिग्नेट बाउंड्री ऑफ एनी डिवीजन ऑफ लैंड एंड किसी भी लैंड जो है उसमें ये करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो ज़मींदार हैं या गांव में आप देखो तो वहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं कि वो वट जो है एक एकड़ जो है उसको डेजिग्नेट किया जाता है जी, वट का वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यू कैन से वो जो हम जो वट डालते हैं वो एक तरह से हमारा बाउंड्री मार्क होता है। और इसी तरह कमेंसमेंट नेक्स्ट है हमारे पास, वही जो हमने पहले बात की थी कि कम्स इनटू ऑपरेशन। कमेंसमेंट का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट, कम्स इनटू ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर वही जैसे पीछे हमने बात की थी एरर्स की कि जो कुछ रिमेनिंग अनपेड हो, तो डिफ़ॉल्टर वही पर्सन है कि वो पर्सन है कि जिसने वो पे करना हो। मीन क्या है कि लायबल फॉर एन एरर। देन है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस क्या है कि चार्ज और क्लेम अगेंस्ट लैंड, राइट। एंड स्टेट क्या है, स्टेट है एक एरिया जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या होता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। और सेपरेटली असेस्ड, ऐसा एरिया जिसका एक सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हो और जिसको सेपरेटली असेस किया जा सके, वो क्या है हमारे पास स्टेट, जिसके लिए उर्दू का जो वर्ड है वो महाल यूज़ होता है। एंड देन क्या है कि होल्डिंग है स्टेट हेल्ड बाय लैंड ओनर। अब ये लैंड ओनर एंड लैंड लॉर्ड इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है, इनको भी इंशाल्लाह हम देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टर्म इरीगेटेड लैंड। इरीगेटेड लैंड ऐसी लैंड होती है जो कि आर्टिफिशियल मीन्स लाइक ट्यूबवेल हो गया, हमारे पास कैनाल है, जो अब उनको किया जाता है इन नेचुरल मीन से, जो जिनकी आबोपाशी नहीं की जाती, राइट। एंड देन कानून को क्या है हमारे पास, सुपरवाइजिंग टेपदार, राइट। एंड देन आ गया हमारे पास लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या है कि अंडर होम टेनेंट होल्ड्स लैंड, राइट। जैसे कि आप मिसाल ले सकते हैं कि लैंडलॉर्ड एंड लैंड ओनर की जब हम बात करें, इनमें डिफरेंस की बात करें तो जैसे जरदारी हैं, मिस्टर जरदारी हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या आएंगे, वो है हमारे पास लैंडलॉर्ड है। और उनके अंडर जैसे जैसे हम मज़ारों का नाम भी देते हैं तो वो हमारे पास क्या है, उनको टेनेंट कहा जाता है, उनको लैंड ओनर कहा जाता है, लाइक टू होम होल्डिंग ट्रांसफ़र। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि हमने जो ज़मीन है वो ठेके पे दी हुई है, तो यू कैन से जिस पर्सन को वो जो ठेके पे ज़मीन दी जाती है वो हमारे पास टेनेंट होता है। एंड देन क्या है कि लीगल प्रैक्टिशनर, ऐसा लीगल प्रैक्टिशनर जो कि हो अंडर लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। अगेन हमारे पास एक डेट आ गई है, क्योंकि ये एक तो डेट्स इम्पोर्टेंट होती हैं, और जब बात की जाती है ये MCQs के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से, तो इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। और ये तो फिर हमारी डेफिनेशन क्लॉज में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए हमें इन पर ख़ास तवज्जो देनी है। और यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक प्रोवाइज़ो हमें दी गई है, एक्सेप्शन दी हुई है, एक्सेप्ट आ मुख्तार। हो सकता है आपके सामने ऐसा MCQs आ जाए कि इज़ आ मुख्तार आ लीगल प्रैक्टिशनर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, तो क्या होगा, नो, राइट। एंड देन क्या है हमारे पास नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या है, एवरेज एनुअल सरप्लस प्रोड्यूस आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। लाइक किसी भी जैसे कि हमें पता है कि ये जो एक्ट है ये डील करता है रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता है लैंड से नहीं बल्कि उससे पैदा होने वाली प्रोड्यूस से, प्रोडक्शन से, जो हम काश्त करते हैं, जो वहाँ का अनाज होता है, तो उसका जो एनुअल सरप्लस होता है, उसके जो अखराजात होते हैं उनको माइनस करके हमारे पास जो एक अमाउंट, एक क्वांटिटी बचती है, उसके लिए उसको क्या हम कहते हैं, नेट एसेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट। ये क्या है कि कंपैरेटिव प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड इन आ पर्टिकुलर असेसमेंट सर्कल। लाइक ये वो टर्म्स हैं एक तरह से जिनको बार बार आपने पढ़ना है और इनको याद करने की आपने कोशिश करनी है। देन क्या है हमारे पास, रेट्स एंड सेसेस। ये क्या है, प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ओनर। सेस के लिए हम लोग असेस्ड टैक्स भी इसका सिनोनिम्स में आ जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर ज़मींदारों के मामलात में गांव में हम देखते हैं कि वो जैसे नहरी पानी होता है उसके लिए एक सर्टन अमाउंट जो है उनको पे करनी पड़ती है, या कहते हैं कि जो खाल है भाई उसको ठीक करना है। लाइक इस तरह करके जो चीज़ें होती हैं जिसका बेनिफिट जो होता है लैंड ऑनर को जाता है, और उनको पे भी जो है वो एक्सपेंडिचर्स को लैंड ऑनर ही पे करता है, तो इसलिए प्राइमरीली पेएबल बाय लैंड ऑनर। देन क्या है हमारे पास, रेंट, वट एवर पेएबल बाय लैंड ऑनर और टेनेंट टू लैंडलॉर्ड। जैसे भी हमने पीछे बात की कि वही जो ठेके वाली बात, कि वो जो वट एवर अमाउंट लाइक वो मनी देता है या कुछ भी देता है, तो वो हमारे पास क्या, उसके लिए टर्म इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट क्या है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है रेंट का। रेवेन्यू कोड की जब हम बात करें तो ऐसी कोड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, जो फार्मूलेट की जाती हैं अंडर टेनेंसी लॉ। एंड देन सर्वे मार्क्स एंड नंबर मार्क, ये वही है कि पोर्शन ऑफ लैंड हैविंग इंडिकेटिव नंबर इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, के एक ऐसी जो ज़मीन या जिसके लिए एक पर्टिकुलर एक नंबर रख दिया जाता है, जिसे खाता भी कहते हैं हम, खसरा नंबर भी हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए क्या है, सर्वे मार्क। देन टेनेंट वही आ गया हमारे पास, होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन, लाइक वही अनदर पर्सन जो अभी हमने ऊपर लैंड लॉर्ड की भी बात की। एंड लास्ट वन क्या है हमारे पास, अनइरीगेटेड लैंड। अनइरीगेटेड लैंड वही एक्सेप्ट इरीगेटेड लैंड हमारे पास जो होगी
वो क्या है, जैसे कि जो बारिश वगैरह से जो काश्त हो जाती है, तो ये हमारे पास अनइरिगेटेड लैंड है। और एक टर्म है हमारे पास विलेज ऑफिसर्स। विलेज ऑफिसर्स क्या होते हैं कि यही जो पटवारी होते हैं, जो टेपदार होते हैं, कि जिनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से क्या होती है कि उन्होंने जो टैक्स है वो कलेक्ट करना होता है और आगे उसको क्या फॉरवर्ड करना होता है अपनी हायर अथॉरिटी को। तो ये एक तरह से हमारी डेफिनेशन क्लॉज जो है ये भी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट हम अपने जो चैप्टर्स हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा वो मरहला है कि जिसमें आप लोगों ने अपनी लिसनिंग पावर को जो है वो भरपूर तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपनी इस पोर्शन को हम लोग इन फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है इसको स्टडी करेंगे, और इसमें से 4 से 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs ड्रा हो सकते हैं हम उनको लर्न करेंगे। जब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि डिफ़ाल्टर को हमने पढ़ा, उसके बाद एरर्स को हमने पढ़ा। तो अब कोई पर्सन डिफ़ाल्टर हो गया है, या मज़ीद आगे जाके जो हम पढ़ेंगे पार्टीशन का टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी एप्लीकेशंस का आप जिक्र देखेंगे। तो इस सूरत में क्या है कि अगर किसी पर्सन ने अपीयर होना है रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, रेवेन्यू कोर्ट के सामने, या कोर्ट ने किसी पर्सन को कॉल करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, और क्या है कि अगर वो पर्सन अपीयर नहीं होता तो उसके लिए उसकी पेनल्टी क्या होगी। तो क्या है कि एक तो ये कि वो जो पर्सन है वो जो पार्टी खुद बशमूल खुद जो है वो अपीयर हो सकती है एप्लीकेशन के लिए, वो कह सकती है, और या अपने वो उसका जो ऑथोराइज्ड एजेंट होगा उसके थ्रू भी वो जो है वो अपीयर हो सकती है। और थर्ड वन उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के ज़रिए जो है वो अपीयर हो सकती है। ये तीनों जो है इनको आपने याद रखना है, क्योंकि ये आ सकता है कि जो है कैसे जो है एक पार्टी जो है वो अपीयर हो सकती है, या एप्लीकेशन के लिए जो वो अप्लाई कर सकती है। और दूसरा ये कि जो कोर्ट है उसने किसी पर्सन को बुलाना है तो कैसे बुलाएगा, इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है समन्स। समन्स आम अल्फाज में आप बुलावा आप कह सकती हैं, जैसे डिफ़ाल्टर ही को समझ ले, उसको ही बुलावा करना है तो कोर्ट क्या करेगी, और उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होता है, समन्स। तो समन्स जो है कोर्ट किसी पर्सन को अगर करती है, उसको बुलाती है, या उससे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर करने के लिए उसको समन करती है, तो कैसे करेगी। इसके लिए हमारे पास कुछ मोड्स हैं, और इन मोड्स को आपने याद रखना है। सबसे पहले तो जो हमारा वो समन होगा वो जो कोर्ट इन राइटिंग करेगी, इन राइटिंग होगा, साइन होगा और सील्ड होगा। ये 3 चीज़ें जो है आपने जहन में रखनी है। क्या होगा समन हमारा, एक तो वो रिटर्न फॉर्म में होगा, और दूसरा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा, वो उसको साइन करेगा, उसको लिखेगा वो, और थर्ड वन क्या होगा, वो सील होगा। सील क्या होती है, वो वाली सील बंद नहीं कि जैसे वो एक चीज़ को हमने वो जी इसको सील पैक कर दो, वो वाला नहीं। यहाँ पे सील से मुराद है कोर्ट की ऑफिशियल सील। कि होती क्या है कि जो गवर्नमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं, गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि कोई भी जो कोर्ट है उसमें ये वाली सील इस्तेमाल होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका साइज़, ये सारा कुछ हमें गवर्नमेंट बताती है। और यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूँ कि जहाँ पे भी रूल्स की बात होगी, रूल्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो हमेशा जब इस एक्ट के हवाले से बात होगी, क्वेश्चन आएगा, तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही अथॉरिटी है जो कि रूल्स मेकिंग करती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन और अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो समन राइटिंग में होगा, साइन होगा और सील्ड होगा, और उसको सर्व कैसे किया जाएगा पर्सन पर, सर्व करने से मुराद ये है कि उस पर्सन को कैसे बुलाया जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंट मोड्स जो हैं, डिफरेंट तरीके हैं जो कि जो कोर्ट है, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, उनको अप्लाई करता है। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये है कि अगर प्रैक्टिकल है तो उस पर्सन को पर्सनली सर्व किया जाएगा। पर्सनली से मुराद को उसको खुद जाके उसको बताया जाएगा कि जी आपको उसको सर्व किया जाएगा वो जो नोटिस है, वो जो समन है। अब यहाँ पे हमारे पास फिर 3 जो हैं वो पर्सन्स बन जाते हैं। एक तो वो पर्सन उसको हम पर्सनली सर्व कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है कि वो घर पे मौजूद नहीं है, कोर्ट ने समन भेजा है, जो पर्सन लेके गया है और वहाँ पे वो पर्सन मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में कोई भी मेल अडल्ट पर्सन जो होगा उसके घर का,
वो भी उसको रिसीव कर सकता है। और तीसरा, उसका जो ऑथोराइज्ड एजेंट होगा वो भी उसको जो है वो रिसीव कर सकता है। एंड इन केस के पर्सनली सर्व नहीं हुआ या उस पर्सन ने जो है वो रिसीव करने से इनकार कर दिया है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? फिर क्या है कि उसकी जो कॉपी है वो उसके घर के जहाँ पे वो रह रहा है कहीं भी एक मुनासिब सी जगह पे जहाँ पे नज़र आ सकता हो उसको चिपका दिया जाएगा, या उसकी प्रोक्लेमेशन भी की जा सकती है। या ये भी हो सकता है कि पुराने वक्तों में जैसे आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि क्या होता था कि ड्रम जो बीट है उसको बजाया जाता था। ये भी एक तरीके का जो कि अभी तक आल दो के प्रैक्टिकली हमें ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो है थियरी में ये चीज़ें अभी तक मौजूद हैं कि जो ड्रम है उसको बजाया जाएगा। अब जब प्रोक्लेमेशन की बात आती है, एक तो ये कि उसको पब्लिक उसको जो कॉपी है उसकी उसको चिपका दिया जाए, और या फिर ये भी हो सकता है कि उसको जो है पब्लिकेशंस थ्रू रेडियो, जैसे हमारे अभी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं उन उसके थ्रू भी उसको जो है अनाउंस किया जा सकता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की जब बात आती है तो थ्रू ईमेल भी उसको सर्व किया जा सकता है, एंड शॉर्ट मैसेज के ज़रिए। ये तमाम जो मोड्स मैं आपको तरीक़ेकार बता रही हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लाइक 3-4 जो है बता दिए जाएँ और 4 जो है ऑप्शन दे दिया जाए कि ऑल ऑफ देम। तो ये तमाम वो तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए से जो समन है उसको सर्व किया जा सकता है। एंड जब हम बात करते हैं उसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है वो हमेशा जो गवर्नमेंट है वो बताती है कि एक लाइक एक एरिए की उसकी लैंग्वेज जो है, एरिए में जो कोर्ट है उसकी लैंग्वेज क्या होगी वो कौन बताता है? हमेशा गवर्नमेंट जो है वो बताती है। और ये जो तमाम जो प्रोसीडिंग एक रेवेन्यू ऑफिसर कर रहा है, जैसे कि जो समन उसने किया, फिर समन को सर्व करने की उसने जो तमाम तरीक़ेकार इख्तियार किए, उस पर्सन को बुलाया, इन तमाम को क्या है कि ये इनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का नाम ही दिया जाता है। एंड इन केस के वो जो डिफ़ॉल्टर है क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है? येस ऑफ कोर्स, जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो वारंट इशू कर सकता है और उसको अरेस्ट जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसी पर्पस के लिए, लेट्स सपोज कि उन्होंने मेजरमेंट करनी है या असेसमेंट करनी है या बाउंड्री मार्क्स जो लगाने हैं, तो वो लैंड में किसी भी लैंड में क्या है कि वो एंटर हो सकते हैं। दिस इज़ लीगल। लाइक आपको एक ऐसी प्रपोजिशन दी जा सकती है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो फ़िलहाल की लैंड में जो है फॉर मेजरमेंट एंटर हो गए हैं, तो इज़ इट लीगल और नॉट? यस, दिस इज़ लीगल। लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन नेक्स्ट क्या हो सकती है हमें प्रोवाइज़ो की सूरत में? एक्सेप्शन यू कैन से, कि अगर उन्होंने किसी ऐसी जगह में जाना है जहाँ जिसको एज आ रिहाइश का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सूरत में उनको पहले परमिशन ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ दैट लैंड, लाइक जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है। एंड सेकेंडली वो क्या कर सकते हैं कि नोटिस दे सकते हैं। कितने दिन? 7 दिन पहले। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले वो ऑक्यूपायर को नोटिस दे सकते हैं कि हम इस जगह में आना चाह रहे हैं। लाइक ये फिगर आप लोगों ने याद रखना है। और इसी जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा विलेज ऑफिसर सेस। विलेज ऑफिसर सेस, चलिए उसको हम जो है नेक्स्ट आके पढ़ते हैं। जब हम इन्हीं जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की प्लेस ऑफ सिटिंग की बात करें, तो इसमें जो है ना हमारे पास असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, उसको आपने जहन में रखना है कि उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग जो है, या लाइक उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में उसको तैनात किया गया है ना, सिर्फ वही वही उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग होगी। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स जैसे कमिश्नर है, ठीक है, हमने एडिशनल कमिश्नर पढ़ा, हमने असिस्टेंट कमिश्नर्स पढ़े। ये क्या है कि ये उस तमाम जुरिस्डिक्शन में, लाइक हमारा जो कमिश्नर हमने पढ़ा कि वो पूरी डिवीज़न का होता है, हेड होता है, तो पूरी डिवीज़न में उसकी जुरिस्डिक्शन होगी और वो कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो जो डिवीज़न होगी उसकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसकी किसी भी तहसील में, उसकी किसी भी सब डिवीज़न में वो जो है उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग वो हो सकती है।
एंड ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इन्होंने ऐसी कोई प्रोसीडिंग की है जो कि उस दिन की है, जो कि जिस दिन पब्लिक हॉलीडे था, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है आपको पता है कि एक लिस्ट दे देती है पूरे साल में जो हॉलीडेज़ होते हैं, और अगर ये लेट्स सपोज कि इतवार है और उस दिन कोई प्रोसीडिंग हुई है, तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज आ सकता है कि आ सकता है प्रोसीडिंग कंडक्टेड ऑन अ हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, इज़ इट लीगल और वैलिड और इनवैलिड। तो कोई भी जो प्रोसीडिंग रेवेन्यू ऑफिसर करता है ऑन हॉलीडे, तो वो इनवैलिड नहीं होती। ठीक है, उसको इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं कहा जा सकता कि वो जी उस दिन तो छुट्टी थी और इन्होंने ये काम किया, नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं, वो लीगल होगी। और उसके बाद क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसको कोर्ट ने बुलाया है, जैसे हमने बात की कि समन सर्व करें किए और वो पर्सन आया नहीं है, तो इस सूरत में कोर्ट क्या है कि उनको पेनल्टी दे सकती है, उसको फ़ाइन लगा सकती है, क्या कर सकती है, पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू आ सकता है कि आप पर्सन समन्स बट ही डिसोबे, तो उसकी जो सज़ा है उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाएगी, उसको कैद नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ फ़ाइन दी जाएगी, और जो कि फ़ाइन 10 to 500 रुपीज़, ये फिगर आपने याद रखना है, ये उसको किया जा सकता है। फिर हम जब बात करते हैं विलेज ऑफिसर्स की, उनकी अपॉइंटमेंट की, उनकी रेमुनरेशन की या उनके रिमूवल की, तो यहाँ पे भी जो उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह का ये सारा जो प्रोसीजर है, इसके भी रूल्स एंड जो सारा कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। और जब विलेज ऑफिसर सेस की आप एक टर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे सेस से मुराद क्या है, एक टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है कि वो 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू, कितना, 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्टेट में कह सकती है कि जो 5% है वो उसका नाम क्या दे सकती हैं, विलेज ऑफिसर्स सेस, कि वो कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको यूज़ किया जाएगा फॉर द रेमुनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स। लाइक यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे पर्पस ऑफ विलेज ऑफिसर्स सेस, तो वो क्या है कि रेमुनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स, और इसकी शरह क्या है, 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू है हमारे पास। एंड देन विलेज ऑफिसर्स की वही जो एक बात कि जो सिविल कोर्ट है, जब वो कोई डिसीजन करती है, कोई डिक्री पास करती है, तो लेट्स सपोज अगर वो किसी को फ़ाइन करती है, तो होता क्या है, उस पर्सन का अगर कोई अकाउंट हो या उसकी कोई सैलरी वगैरह हो, तो उसको अटैच कर लिया जाता है। लेकिन विलेज ऑफिसर्स जो हैं, अगर उनके साथ ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है या कोई सीन होता है कि उनको जो है मिसकंडक्ट उनसे हो जाता है या उनकी जरनश होती है, तो उनकी जो तनख्वाह होगी, जो रेमुनरेशन होगी, उसको अटैच नहीं किया जाएगा। यू कैन से कि ये प्रिविलेज है उनके पास कि उनकी जो तनख्वाह है, जो रेमुनरेशन है, उसको क्या है, अटैच नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से हमारे स्टूडेंट्स, बिकॉज देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स के जिन्होंने तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनका जो लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, वो सोच रहे होंगे कि अटैचमेंट ऑफ रेमुनरेशन क्या है या असाइनमेंट क्या है। तो अटैचमेंट से मुराद ये है कि उससे ले लेना, रिसीव कर लेना, लाइक किसी की कस्टडी, उसकी पोजेशन से वो चीज़ ले लेना। इसके लिए कॉन्फिस्केशन का वर्ड भी जो लॉ की लैंग्वेज में एक यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अटैचमेंट से मुराद है कि उसकी जो चीज़ थी वो जो स्टेट है, जो कोर्ट है, वो अपनी तहवील में ले लेती है।